नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है मानव रूपांतरित पारितंत्र। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे जो मानवों के द्वारा निर्मित पारितंत्र है उनके बारे में। जैसा कि हम चैप्टर 5 के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो आपके परितंत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपके होते हैं प्राकृतिक पारितंत्र जिनको अपन कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरे आपके होते हैं कृत्रिम या फिर मानव निर्मित पारितंत्र जो कि मानव निर्मित करता है। जैसे हम बात करें, मान लीजिए इसमें एक दो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको खेती करने का शौक है, आपको गार्डनिंग का शौक है, पेड़ पौधे लगाने का शौक है, तो आपने एक बगीचा बना लिया, तो ये आपका क्या हो गया? मानव निर्मित पारितंत्र हो गया। मान लीजिए आपने कोई खेत बना लिया जहां पर आप खेती करते हैं, तो वो भी आप ही ने निर्मित किया है, तो वो आपका क्या हो गया? मानव निर्मित पारितंत्र हो गया। अब जैसे कई लोगों को क्या होता है, मछली पालने का शौक होता है, मछलियों को घर में रखने का शौक होता है, तो वो एक छोटे से एक्वेरियम के अंदर उन फिशेस को रख लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल एक्वेरियम हो जाएगा। तो जो मानव के द्वारा निर्मित है वो आपके क्या है? मानव निर्मित पारितंत्र। और इन्हीं पारितंत्रों की क्या विशेषता होती है, ये कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर मानव रूपांतरित पारितंत्र। मानव रूपांतरित पारितंत्र सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए उद्योगों में ऊर्जा को जीवाश्म ईंधन या बिजली या दोनों रूपों में उपलब्ध कराया जाता है। आगे देखिए, मानव रूपांतरित पारितंत्रों के कुछ उदाहरण जो है वो निम्न प्रकार है। जैसे पहला है आपका कृषि पारितंत्र जिसको अपन क्या कहते हैं? एग्रो इकोसिस्टम कहते हैं। तो मान लीजिए किसी को कृषि करनी है, खेती करनी है, तो उसने अपना एक खेत बना लिया, उस पे कोई भी जो फसल है उसको उगा लिया, तो वो आपका मानव रूपांतरित पारितंत्र हो जाएगा। कौन सा? कृषि पारितंत्र। दूसरा देखिए वृक्षारोपण। अब जैसे मान लीजिए किसी को वृक्ष लगाने का शौक है, होता है ना कि सावन के महीने में जो है वृक्ष लगाए जाते हैं, कई लोग जो है वृक्षारोपण करते हैं। तो जिनको वृक्ष लगाने का शौक है वो अपने आसपास या किसी एरिया के अंदर बहुत सारे वृक्ष लगाते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? वृक्षारोपण। और ये आपके एक मानव रूपांतरित पारितंत्र का उदाहरण है। तीसरा देखिए नगरीय पारितंत्र जिसको अपन अर्बन इकोसिस्टम कहते हैं। चौथा है आपका ग्रामीण पारितंत्र यानी कि रूरल इकोसिस्टम, यानी कि किसी गांव का पारितंत्र। एक्वाकल्चर, और आगे देखिए औद्योगिक क्षेत्र, और सातवां है आपका प्रयोगशाला संवर्धन। तो ये सब क्या है? आपके मानव रूपांतरित पारितंत्र होते हैं जो कि मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। क्लियर हुई? अब देखिए, अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की कि इनकी क्या विशेषता होती है। सबसे पहला, ये अत्यधिक सरल होते हैं। क्यों सरल क्यों होते हैं? तो देखिए, जब हम बात करते हैं किसी परितंत्र में तो खाद्य श्रृंखला बनती है, नहीं बनती है कि जीव जो है अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और यही एक किसका निर्माण करते हैं? खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अब जब हम बात करते हैं मानव रूपांतरित पारितंत्र की, तो उसमें जो है खाद्य श्रृंखलाएं कैसी होती है? छोटी होती है। क्योंकि उसमें, अब ये छोटी क्यों होगी? क्योंकि जीवों की जो जैव विविधता है वो कम होती है। तो मानव रूपांतरित पारितंत्र में जैव विविधता कम होने की वजह से जो आपके खाद्य श्रृंखलाएं होती है वो छोटी होती है, और खाद्य श्रृंखला छोटी होने की वजह से खाद्य जाल भी कम होगा, यानी कि जटिल नहीं होगा। इसीलिए ये जो पारितंत्र है वो आपके कैसे होते हैं? सरल होते हैं। तो देखो, तीन विशेषता तो हमने यही देख ली। कौन कौन सी? पहला कि ये जो पारितंत्र होते हैं वो अत्यधिक सरल होते हैं। दूसरा कि इनमें खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है वो आपकी कैसी होती है? छोटी होती है। तीसरा कि इसमें जैव विविधता आपकी क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। ठीक है, तो तीन विशेषता तो हमने यही देख ली। देखिए एक बार, अत्यधिक सरल होते हैं,
प्रजातीय विविधता बहुत कम होती है, क्योंकि एक छोटे से क्षेत्र में होता है, इसीलिए अपने इसमें जो है जैव विविधता कम होती है। खाद्य श्रृंखलाएं सरल और लघु होती है, छोटी खाद्य श्रृंखलाएं होती है। उत्तरजीविता के लिए मानवीय सहायता पर निर्भर जीवाश्म ईंधन, ऊर्जा, उर्वरक, सिंचाई इत्यादि की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कोई कृषि कर रहा है और कृषि के लिए उसने अपना खेत बनाया, तो वहां पर उर्वरक की भी आवश्यकता होगी उसको। अगला देखिए, अधिक संख्या में खरपतवार को न्योता देते हैं। आपको पता है कि आप जब भी कोई खेती बाड़ी करते हो तो उसके साथ साथ जो खरपतवार है वो भी ज्यादा मात्रा में उगती है। रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, यानी कि अगर कोई भी रोग है वो इनको क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है इनके ऊपर, तो ये क्या है, जल्दी ही संक्रमित हो जाते हैं। इसीलिए वो रोगों के प्रति क्या होते हैं, अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। मृदा अपरदन से प्रभावित होते हैं और अत्यधिक अस्थायी होते हैं। आपको पता है खेत है, मान लीजिए फसल कट गई तो वो पारितंत्र आपके खत्म हो गया, ठीक है। एक्वेरियम जो अपन ने बनाया, मान लीजिए उसमें जो मछलियां है वो मर गई तो वो पारितंत्र आपका खत्म हो गया। तो ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जब हम बात करते हैं जो आपके प्रकृति के द्वारा निर्मित पारितंत्र है वो आपके स्थायी होते हैं। आपने देखा होगा वो लाखों सालों से चले आ रहे हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, अत्यधिक स्थायी होते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखिए, भारत में पर्यावरण पर बढ़ती हुई जनसंख्या तथा औद्योगिकीकरण के प्रभाव क्या क्या पड़े हैं। जब भारत के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री बन गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, तो उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़े होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई हमारे हित में काम हो गया होगा। हाँ, संसाधन आपके क्या है, बहुत ज्यादा आ गए हैं और उन्हीं की वजह से हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। कैसे? देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण हमारे पर्यावरण पर कई प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें किसकी, प्रदूषण की, तो मुझे ये बताइए क्या प्रदूषण बढ़ रहा है? किसकी वजह से? औद्योगिकीकरण की वजह से, ये जनसंख्या के बढ़ने की वजह से? बिल्कुल, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो उनकी जो आवश्यकताएं है वो भी बढ़ रही है। आवश्यकताओं के बढ़ने की वजह से ज्यादा फैक्ट्रीज लगानी पड़ रही है और उन्हीं जो आपकी इंडस्ट्री है उसी औद्योगिकीकरण की वजह से उसमें से जो कचरा निकल रहा है, वहां की जो मशीनों से धुआं निकल रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि उद्योगों से निकला हुआ कचरा डायरेक्ट आपके जो जल के स्रोत है उसमें बहा दिया जाता है, तो आपका पानी दूषित हो गया, तो उसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, उसी की वजह से आपका ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इनसे आपके धुआं निकलता है, धुएं की वजह से आपका वायु प्रदूषण होता है। तो इस तरीके से आपके प्रदूषण हो रहा है बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से और औद्योगिकीकरण की वजह से। क्लियर हुई बात यहाँ पर? दूसरा देखिए कि आपके ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? तो देखो क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग में आपकी कुछ हरित गृह गैसेस आती है। कौन सी गैसेस? ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें मुख्यतः आपके कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा और भी गैसेस हैं, मुख्यतः जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है। अब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लेशियर जो है वो पिघल जाएंगे और उसकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। तो इसकी वजह से भी हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? वैश्विक ऊष्मन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है। तीसरा देखिए, अत्यधिक दोहन होता है। जो भी आपकी प्राकृतिक चीजें हैं उनका क्या हो रहा है, अत्यधिक दोहन हो रहा है। एक्सप्लॉइटेशन अपन इसको बोलते हैं। कैसे? देखो, जनसंख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ेगी, तो वो हर एक चीज को ज्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, उपभोग में ले रहे हैं।
अब जब आप प्राकृतिक चीजों को, जो प्रकृति में उपलब्ध चीजें हैं, उनका ज्यादा मात्रा में दोहन करेंगे तो वो विलुप्त होंगी नहीं होंगी। तो इसकी वजह से हमारा जो परितंत्र है वो अस्थायी हो जाएगा और उसकी वजह से हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये कुछ प्रभाव है, प्रतिकूल प्रभाव, जो कि हमारे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम प्रदूषण की। पर्यावरण में किसी भी ऐसे पदार्थ का मिल जाना जो कि मानवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी कि चाहे सीधे रूप से हम चाहे कान ऐसे पकड़े चाहे कान ऐसे पकड़े, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। और ऐसे कारक जो इस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण के कई दुष्प्रभाव है। क्या क्या दुष्प्रभाव है प्रदूषण के, आपको पता है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उदाहरण के लिए भोपाल दुर्घटना में यूनियन कार्बाइड कंपनी से मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो आपके उसका क्या हो गया, रिसाव हो गया। उसके रिसाव के कारण 12 से 72 घंटे में 2000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। कई लोग अपनी नेत्र दृष्टि गंवा बैठे और गंभीर चिकित्सकीय समस्याओं का शिकार हो गए। और आपको पता है इसकी वजह से वहां पर आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके अंदर भी कई विकार उत्पन्न हो गए। तो ये हमारा पर्यावरण प्रदूषित हुआ नहीं हुआ इस गैस के रिसाव की वजह से, और जो मनुष्य है उस पर प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, बिल्कुल पड़ा जी। आगे देखिए, अगला है आपका भूमंडलीय ऊष्मन, यानी कि वैश्विक उष्णता, जिसको अपन कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जीवाश्मीय ईंधन के अधिक उपयोग के कारण वायुमंडल में CO2 तथा अन्य हरित गृह गैसों के स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वायुमंडल में हरित गृह गैसों के कारण धरातल के तापमान में वृद्धि हुई है, जिसे भूमंडलीय ऊष्मन कहते हैं। और दूसरा शब्दों में इसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब तापमान बढ़ेगा तो हमें पता है कि जो आपकी बर्फ वाली चीजें वो पिघलेंगी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके ग्लेशियर्स पिघलेंगे और फिर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। देखिए यहाँ पर भूमंडलीय ऊष्मन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा है और इसी की वजह से ही फिर आपके चक्रवात आते हैं, सुनामी आती है और फिर सारी चीजों को तहस नहस कर जाती है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। आगे देखिए, अगला है मानव स्वास्थ्य और रोग। कैसे प्रभाव पड़ रहा है मानव स्वास्थ्य पर इन सब चीजों का, तो देखिए, जब आप किसी भी ऐसे प्रदूषक के संपर्क में आते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए, कई ऐसे रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसकी वजह से मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, जनसंख्या में वृद्धि के कारण एड्स, जिसको अपन क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है, यह आपके वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, HIV वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस जो है वो आपकी किसकी बीमारी है, हेपेटाइटिस आपके लीवर यानी कि यकृत की बीमारी है। ये भी आपके वायरस से, विषाणु से होने वाली बीमारी होती है। तपेदिक, जिसको अपन कहते हैं TB, ट्यूबरक्लोसिस, ये जो तपेदिक है वो आपके जीवाणु से होने वाला रोग है। बर्ड फ्लू, ये आपके यहाँ पर वायरस से होने वाला रोग है। स्वाइन फ्लू विषाणु जनित, सिफिलिस और जो आपके गोनेरिया सुजाक होता है, ये दोनों ही आपके क्या है, STD हैं, जीवाणु से होने वाली STD हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि यौन संचारित रोग, यौन संपर्क के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। कैंसर जैसी महामारियों के फैलने की घटनाओं में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो प्रदूषण की वजह से, इन सब चीजों की वजह से, जनसंख्या में वृद्धि की वजह से आपके जो मानव स्वास्थ्य है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन। जब जनसंख्या बढ़ेगी
तो सीधी सी बात है, उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी और आवश्यकता बढ़ने के साथ साथ वो प्रकृति में जो उपलब्ध चीजें हैं उनका अत्यधिक दोहन भी करेंगे। तो आवश्यकता से अधिक उपयोग और नई या आनुवंशिक रूप से रूपांतरित प्रजातियों के समावेश से प्राकृतिक परितंत्रों की उत्पादकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उदाहरण के लिए परितंत्र में आनुवंशिक रूप से रूपांतरित उच्च उत्पादकता वाली किस्मों या विदेशी प्रजातियों के समावेश से देशी प्रजातियों की समष्टि क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी जो विदेशी प्रजाति है उसको अपने देश में लाया गया, अब यहाँ के परितंत्र में वो बहुत ज्यादा फैल गई, तो जो यहाँ की स्थानीय प्रजातियां हैं वो आपकी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो ये आपकी क्या है? एक हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव है। आगे देखिए, वनोन्मूलन, अतिचारण। वनोन्मूलन क्या है? कि जो आपके वन हैं उनको काट दिया जाए, जला दिया जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए। अतिचारण, मान लीजिए कोई पशु है, उनको बहुत ज्यादा मात्रा में चराया जा रहा है किसी स्थान पर। सघन कृषि, अत्यधिक सिंचाई इत्यादि के कारण मृदा की उर्वरता नष्ट हो जाती है। लंबे समय तक मृदा के अपकर्षण के कारण मरुस्थल बन जाते हैं। अब जब मरुस्थल बन जाएंगे तो आपके पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी, फिर वही हम जो है कुछ प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाएंगे। नदियां, झीलें, तालाब, ज्वार, नदमुख तथा सागरों का अत्यधिक दुरुपयोग हो रहा है। नदियां तथा अन्य जल निकायों का उपयोग द्रव बहिर्स्रावों तथा अन्य सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए किया जा रहा है। तो जितने भी आपके कचरा निकल रहा है, चाहे वो घरेलू कचरा है, चाहे उद्योगों से निकलने वाला कचरा है, उनको डायरेक्ट जल स्रोतों में बहा दिया जा रहा है और उसकी वजह से जो हमारी पर्यावरण है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो यहाँ पर कुछ हमने देखा कि जो आपके मानव रूपांतरित परितंत्र है उसके उदाहरणों के बारे में, उनकी क्या विशेषताएं होती है कि वे अत्यधिक सरल होते हैं, इनमें खाद्य श्रृंखलाएं लघु होती है, जैव विविधता कम पाई जाती है। इसके बाद हमने बात की थी कि कुछ मानव जो आपकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मानव जनसंख्या वृद्धि, उसकी वजह से हमारे पर्यावरण पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। तो प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है जिससे रोग हो रहे हैं आपके उत्पन्न, और अत्यधिक दोहन की वजह से जो प्रजातियां हैं वो आपके विलुप्त हो रही हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर? चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए, जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।